वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ा। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। कोरोना की तबाहकारियाँ जारी हैं। मुल्क में मुतासरीन की तादाद तकरीबन 40,000 के करीब पहुंच चुकी है और जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो मैं नहीं कह सकता, हो सकता है 40,000 को ये तादाद क्रॉस कर जाए। दुनिया भर में एक बेचैनी है, कोशिशें हो रही हैं। अब ये फैसला हो चुका है पाकिस्तान में, वज़ीर आज़म हमें बता चुके हैं कि हमें इसके साथ चलना है, हमें नरमियाँ पैदा करनी हैं अपनी लॉकडाउन वगैरह के जो मामलात थे उनमें, और चाहे वो सनत हो, चाहे वो तिजारत हो, चाहे वो दफातर हों, चाहे वो दीगर शोबे हों ज़िंदगी के, उन सब में हमें अब आगे बढ़ना है। तो ये तो तय हो चुका है कि अब हमें इसके साथ आगे चलना ही है। लेकिन क्या इतनी बड़ी मुश्किल के बाद भी हम मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम जो था उसे बदस्तूर देख रहे हैं और देखते रहेंगे? हमने देखे कौमी असम्बली और सेनेट के सेशन भी देखे। आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शिबली फराज साहब की जानिब से और शहजाद अकबर साहब की जानिब से, और उसमें फिर इल्ज़ामात लगाए गए और मीडिया पर इल्ज़ामात लगाए गए। हुकूमत मुल्क की मईशत को अच्छी तरह लेके चल रही है, मुल्क को अच्छी तरह से चला रही है, उसके कोरोना के मुतालिक जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है, जो कुछ हुकूमत कर रही है सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर ये मान लें तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ हैं, मीडिया पर हैं और मुताल्लिक़ा फोरम पर वो बात नहीं होती जो मीडिया पे बात होती है, तो इसका हम क्या मतलब निकालें? बात करेंगे। सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं और जनाब मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आज एक मरतबा फिर शहजाद अकबर साहब और शिबली फराज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शहबाज शरीफ साहब पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन पर इल्ज़ामात लगाए कि उन्होंने बदतरीन करप्शन की है। सर, अब आप हुकूमत में हैं और आपसे बार बार ये सवाल होता है कि आप ये इल्ज़ामात मीडिया पर आकर क्यों लगाते हैं? आप मुताल्लिक़ा फोरम्स में क्यों नहीं जाते? आप नैब में जाएं, आप FIA में जाएं, आप अदालतों में जाएं, मीडिया पर क्या मकसद है आपका इल्ज़ामात लगाने का? नहीं जी, देखें, जब भी कोई मुआहद मिलता है और शहजाद अकबर साहब जो है वो उनका जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो यही है कि वो एहतसाब के हवाले से अगर उनको कोई उनके सामने शवाहिद आते हैं, कोई दस्तावेज़ात आते हैं, कोई मुआहद आता है तो वो उसको मंजर आम पे लेके आए और वही उन्होंने किया है। और वो आज नहीं कि आप पहले भी वो TTs वाले मामले के ऊपर वो क्या गुड फेथ कंपनी या क्या था, आज से कोई 6-8 महीने पहले वो उन्होंने इसका इंकशाफ किया। और जाहिर है जब ये सारे दस्तावेजात और ये सारे शवाहिद जो हैं ये जब आ जाते हैं तो मुतालिका इदारा जो है उसको भेजने वाला वो तो नैब ही है। तो उन्होंने पिछले जो भी आए थे शवाहिद वो भी नैब को ही भिजवाए थे और ये जो अभी शवाहिद आए हैं ये भी नैब को भिजवाएंगे। अब आगे नैब जो है उसके ऊपर जो कार्रवाई करना चाहती है वो करे। वो अभी देखे ना, तोशे खाने के बारे में भी वो बहुत से इंकशाफात हुए हैं और वो जरदारी साहब के वक्त में भी उस पे आप कह रहे हो ये उनकी जिम्मेदारी है। मजहर अब्बास साहब, कि वो उनकी जिम्मेदारी है, वो उसको नहीं, अगर देखे ना, अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उसको मंजर आम पे लाना जो है वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के मुतालिका जो ठीक है सर, आपको बिल्कुल पॉइंट आ गया, उनकी जिम्मेदारी है। मजहर अब्बास साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद अकबर साहब बार बार ये कहते रहे कि आए और हमें जवाब दें। मरियम औरंगजेब साहबा को भी उन्होंने उनका भी नाम लिया, शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया। वो कहते हैं आए और मीडिया पर ही हमें जवाब दें। तो हुकूमत मीडिया खेलना चाहती है, ये क्या स्ट्रेटेजी है? जब सब कुछ हुकूमत अच्छा कर रही है तो मीडिया पे बैठकर इल्ज़ामात क्यों? शुक्रिया मसूद। देखिए, वो इसलिए गालिबन के क्योंकि अब तो सियासत भी मीडिया पे ही हो रही है। जो भी कॉन्टैक्ट्स है वो मीडिया के थ्रू ही पॉलिटिशियन रख रहे हैं। पिछले 2-3 इंतखाबात में हमने देखा उसमें मीडिया का किस तरह इस्तेमाल हुआ। तो मेरा ख्याल है ये एक मिजाज बन गया है। वरना अगर आप देखें कि दुनिया में हमेशा जो अच्छी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो कभी भी पब्लिक नहीं होती हैं। वो बहुत ही डीप रूटेड होती हैं, तहकीकात की जाती है, मवाद इकट्ठा किया जाता है और जब मवाद जमा हो जाता है तो अदालत में चार्जशीट की जाती है और अदालत में आपका मुकदमा मजबूत होगा तो आप मुकदमा जीत जाएंगे। ठीक होना ये चाहिए कि जब आप कोई मुकदमा जीत जाएं उसके बाद बड़े धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि आपने ये साबित कर दिया। अब हो क्या रहा है पिछले चंद सालों में, नैब एक केस बनाती है, उसको पब्लिक करती है, कहीं से ख़बरें लीक होती हैं, कहीं से चीज़ें लीक होती हैं, कभी शहजाद अकबर साहब आ जाते हैं, कभी इससे पहले जो होंगे वो भी इसी तरीके से काम करते रहे। तो हम पब्लिक परसेप्शंस बनाते हैं किसी मुल्ज़िम के बारे में, प्रोपेगेंडा जिसे कहते हैं सर। मैं उसे वो नहीं कहूँगा, मैं कहूँ एक परसेप्शन बनाते हैं कि मुल्ज़िम के बारे में। अच्छा। लेकिन जब वो अदालत जाता है तो वो मुजरिम नहीं साबित होता। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर वो मुजरिम साबित नहीं हो
तो इतने सालों में जो आपने उस मुल्जिम को मुजरिम बना के पेश किया, उसका जवाब दे फिर कौन होगा? ठीक। क्या आज शहजाद अकबर साहब ये एडमिट करेंगे या ये मानेंगे कि अगर कल जो आज वो चार्जशीट कर रहे हैं, कल अगर वो अदालत में प्रूव नहीं हो सके तो ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिगेशंस, जितनी भी इल्ज़ामात लगाए हैं वो फिर अपने ऊपर जिम्मेदारी लें। तो बेहतर ये है आप पॉलिटिकल डिस्कशंस करें, आप बहुत सी चीज़ें करें, लेकिन जब आप स्पेसिफिक इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं सारे सबूत आ गए, हो सकता है दुरुस्त कह रहे हों, लेकिन अदालत में हमने देखा कि इतने सालों में आप उठा के देख लें कि कितने हाई प्रोफाइल केसेस में जो है जुर्म साबित हुआ है और सज़ाएं हुई हैं। ठीक। तो हमें नहीं नज़र आता, तो फिर वही परसेप्शन बन जाता है, एक आदमी आप समझ बैठता है, दुनिया समझ बैठती है कि नहीं नहीं ये तो यार अदालतें ऐसे ही हैं, ये ज़रूर मुल्ज़िम होगा या मुजरिम होगा। तो हम, मेरा ख्याल है इस वजह से हमारे यहाँ नैब जो है वो सियासत ज़दा इस वजह से हो गई है क्योंकि नैब प्रोपेगेंडा बहुत करती है, ठीक। एक इशू ज़रूर क्रिएट करती है, एक परसेप्शन ज़रूर बनाती है, लेकिन अदालतों में फिर आप देख लें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो रिमार्क्स हैं मगर सर वो तो चलें, एक नैब का इदारा है, ये तो हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और ये तवक्को की जा रही है कि इसका जवाब भी मीडिया पर आए। आवाम में तो बेचैनी बढ़ सकती है, इंतज़ामी मामलात में, हुकूमत की दीगर चीज़ों में इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? कमर जमान काला साहब, आपका एक सहाफ़ती बैकग्राउंड भी रहा है, आप वज़ीर भी रहे, वज़ीर इत्तलात और नशियात भी रहे। सर, इस स्ट्रेटजी को आप अगर एनालाइज करें तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपके पास हकायक ना हो तो आप अदालतों में नहीं लेके जाते और आप उसको प्ले अप करते हैं, पब्लिक को कंफ्यूज करते हैं। और हमारे मुल्क में लोगों का ओपिनियन बड़ी जल्दी फॉर्म होता है और बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। ये डिक्टेटरशिप के खास मिजाज होते हैं जो उन मुआशरों में तसलसल के साथ अथॉरिटेरियन हुकूमतें रहती हैं, वहाँ लोगों के ओपिनियन इसी तरह ही सॉलिड नहीं होते। हाँ, जमहूरी मुआशरों में तसलसल के साथ जो प्रैक्टिस होती है वो लोगों के रवैयों में भी एक ताकत लाती है। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली डिक्टेटरशिप के अदवार में भी, और ये जो फाशिस्ट अदवार होते हैं, ये भी एक तर्ज हुकूमत है। मैं कोई गाली नहीं दे रहा फाशिस्ट कह के, तर्ज हुकूमत है जिसमें मुशावरत नहीं होती, जिसमें तरीक़ाकार ये होता है कि अपने मुखालिफ को अटैक करो, हक़ाइक़ को डिस्टॉर्ट का गला दबाओ, अदालतों को गैर मोतबर करो, पार्लियामान को बेइज्जत करो और ताकतवर इदारों के जोर पे और प्रोपेगेंडा और मशीनरी के जोर पे पब्लिक ओपिनियन टिल्ट करते रहो, वो बनाते रहो। ये दुनिया में बड़ा आजमूदा कुलिया रहा कई मुल्कों के अंदर। वही तरीका इस हुकूमत का है। ये हकायक पे बात करने को तैयार नहीं। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि जनाब आपने जिसके खिलाफ सबूत थे, जो सबूत आपने एहतसाब की अदालतों में दिए, आज तक कोई केस साबित नहीं हुआ। यही शहजाद अकबर शरफ के दौर में भी उनका एडवाइजर रहे, यही शहजाद अकबर $200 की बातें भी करते रहे जो बाहर पड़ा है। मगर सर, जैसे सेनेटर वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी है। मदर अब्बास साहब ने जो बात कही है जी, सारे निचोड़ उन्होंने निकाल दिया है कि जो शख्स ये दावे कर रहा है उसको ये दावे नहीं करने चाहिए, ये सबूत अदालत में देने चाहिए। अदालत के फैसले के बाद हतमी फैसला हो, उसके बाद बिल्कुल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, धड़ल्ले से करें। लेकिन ये बात कि अगर शहजाद अकबर इस बात को तस्लीम न करे तो जिन लोगों के खिलाफ ये लग रहे हैं इल्जामात, उनको चाहिए कि एटलीस्ट वो इस बात पे खड़े हो जाएं कि अगर उनके खिलाफ ये केस साबित न हुए तो दे विल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, दे विल होल्ड रिस्पॉन्सिबल। सर, यही सवाल मैं तलाल चौधरी साहब से करना चाह रहा था और बिल्कुल मेरे जहन में था कि तलाल चौधरी साहब, अगर क्योंकि इल्जामात आपकी क़यादत पे लग रहे हैं, आपकी पार्टी पे लग रहे हैं, तो मुल्क में कवानीन तो मौजूद हैं, उन्हें एक्सरसाइज किया जा सकता है, और अगर ये इल्जामात गलत साबित होते हैं तो फिर आपको डट जाना चाहिए अगर आप लोग गलत नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इससे पहले ऑलरेडी 3 केसेस हमारे जो हैं, जो कि हद तक इज़्ज़त के या इस तरह के जो दावे हैं वो चल रहे हैं, 2 पाकिस्तान की अदालतों में और 1 बरतानिया की अदालत में। और ये शहजाद अकबर साहब की आज की 22वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस है शरीफ फैमिली के खिलाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ। इस 22 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उन्होंने राम लैला की कहानी सुनाते रहे, उन्होंने साफ पानी पे भी इसी तरह की बातें की थी, उन्होंने आशियाना पे भी इसी तरह की बातें की थी। लेकिन उसके बाद फिर हमारी अदालतों ने उसका जो हशर किया उन केसेस का, और उसमें जो लिखा वो काबिल शर्मिंदगी है हुकूमत के लिए, नैब के लिए और शहजाद अकबर के लिए, जब वो उन केसों के जमानतों के फैसले हुए।
तो हमने पहले 2 केस इमरान खान पे किए। इमरान खान साहब आज के दिन तक लाहौर की उन अदालतों में पेश नहीं हुए। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था मियां शहबाज शरीफ पर अरबों रुपए लेने का। इसी तरह एक बरतानिया की अदालत में हमने किया हुआ है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ एक प्रोसेस है, वहाँ पर उसका रिजल्ट जो है वो जल्द आ जाएगा। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि वो आपने इसको केस तो भी कर इसी दिया तरह- मगर उसे परसों नहीं कर रहे आप लोग। नहीं, देखिए ना, ये पहले कहते थे कि ये आप केस नहीं करेंगे और इन्होंने तकरीबन आधी दर्जन दफा कहा, फिर अब केस हो गया। अब जो उसकी तारीख निकलनी है, उसका जो प्रोसीजर है वो उनके कवानीन के तहत है। सब्र करें कि तारीख भी निकलेगी और इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे। अब उसके बाद इस सारी चीज़ों में एक बड़ी अहम बात है, मैं आपकी तवज्जो उस तरफ दौड़ाना चाहता हूँ। शहजाद अकबर साहब की कोई कानूनी हैसियत नहीं। वो लोगों के ज़ाती अकाउंट, लोगों की टैक्स रिटर्न, लोगों के शनाख्ती कार्ड लहरा रहे हैं। इनको किसने दिए हैं? ये नैब ने दिए हैं। तो नैब ने किस कैपेसिटी में अपना वो रिकॉर्ड जो कि वो रेफरेंस में लगाएगा, वो इनको किस कैपेसिटी में दे रहा है? और नैब की प्रेस रिलीज और शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें एक जैसी नजर आती है। यानी उधर वो कहते हैं रेफरेंस बन रहा है, फाइल होने वाला है, ये कहता है 2 दिन बाद हो जाएगा। सो ये जो कागजात हैं, गैर कानूनी तौर पर अपनी हुकूमत का इख्तियार गलत इस्तेमाल करना, ये एक और जुर्म है। हम इंशाल्लाह ताला जो आपने बात कही है, इसका इसी नजर से हमारे कानूनी माहिरीन देख रहे हैं। इसका जो आपकी तरफ से मुसलसल ये बात की जा है। रही है। मैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब से भी पूछ लेता हूँ, सर किस हैसियत से शहजाद अकबर साहब उस मालूमात को अफशा कर रहे हैं जिस तक उनकी रसाई नहीं हो सकती कानूनी तौर पर, और आपके वजीर इत्तलात के साथ बैठ कर वो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हुकूमत इसको पूरी तरीके से ओन भी करती है। तो आप क्लियर कर दीजिए, ये पीपल नून लीग की तरफ से इल्जाम आ रहा है कि किस हैसियत में शहजाद अकबर साहब ये सब कुछ कर रहे हैं। पहले तो जी मैं एक कदम और पीछे जाता हूं। मैं तो ये अर्ज करता हूं, ये तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनका मैंडेट है। ये स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी पर भी, और वो इंटीरियर की मिनिस्ट्री में भी उनका जो है वो ये जो तफ्तीशी इदारे हैं वो उनके मातहत आते हैं और उनके पास ये सारा जो मवाद आता है। लेकिन मैं जो एक कदम पीछे लेना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप इस बात को भी मद्देनजर रखें कि ये पीटीआई गवर्नमेंट जो है ये एहतसाब के नारे पर ही और ये इस मैनिफेस्टो पर जो है ये इलेक्ट हुई है 2018, और उससे पहले 13 के अंदर भी हमारा यही मैनिफेस्टो था, और 22 साल जब से ये पार्टी बनी है यही रहा है कि एहतसाब और करप्शन से पाक निज़ाम को वजूद में लाना जरूरी है, और दूसरा कि ताकतवर और कमजोर जो है वो कानून की निगाहों में बिल्कुल सही सर। ये जरा वजाहत कर दें कि एक मुआविन खुसूसी वजीर आजम का वो FIA या और जो दीगर इदारे हैं जो हुकूमत के मातहत आती, उनसे वो तमाम मालूमात ले सकता है, नैब से भी मालूमात ले सकता है, वो मालूमात भी ले सकता है जो खुफिया होती है। नहीं, नैब से मालूमात नहीं ले सकता। ये मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है। इनका काम ये है, जो इनके मातहत इदारे हैं जो कि वजारत दाखिला के नीचे आते हैं, और इनका मैंडेट है एहतसाब का। अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करता रहा है, और इस पे मैं अब्बास साहब से जी, बल्कि ये मुआद अगर इकट्ठा करते हैं, इनके इदारे मातहत इदारे मुआद इकट्ठा करते हैं, कोई मुआद आता है जहाँ पे नजर आता है कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहा है, ओहदे के नाजायज इस्तेमाल करते रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, तो वो सारा मुआद वो इकट्ठा करके उनका यही काम होता है कि वो मुतालिका इदारे को भेजें, और इधर से वो नैब को जाता है, ना कि वो नैब से वापस आए। तो नैब को वो शवाहिद भेजते हैं, आगे फिर नैब का काम होता है कि वो इस बात का तयन करे कि वो इस लेवल पर राइज करता है कि इस पर रेफरेंस बने, रेफरेंस को परसू करें, एक्सिक्यूट करें, वो नैब का काम होता है। इनका काम सिर्फ शवाहिद इकट्ठे करके, और फिर नैब पे वो असरअंदाज नहीं हो सकते। ठीक है सर, मजहर अब्बास साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते रहे, एक वसी तजुर्बा है। मजहर साहब आप जी एक मिनट मेरी और सुन ले। अब्बास साहब से एक इख्तिलाफ राय करना चाहता हूँ। हाँ, कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, वो साबिका हो या मौजूदा हो, पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, उस पर कोई इल्जाम हो तो वो पब्लिक में आता है, वो खुफिया नहीं रखा जाता। आप देखें किस तरह सदर क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की वाला सारा मामला, ठीक है, और वो उनके खिलाफ वो अखबार ने सर, वो साहब ट्रंप के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप पे पूरी कार्रवाई हुई, पब्लिक के सामने हुई। जी मजहर साहब आप एग्री करेंगे वलीद इकबाल साहब से? देखिए, वो हैं मामून खुसूसी बराए एहतसाब जी। अभी खुद वलीद इकबाल साहब ने ये बात की कि उनका काम है शवाहिद जमा करके नैब को भेजना।
और जब आप नैब को भेजते हैं और नैब रेफरेंस फाइल करता है तो वो ऑलरेडी चीज़ पब्लिक हो जाती है। उससे पहले जब आप ये चीज़ अफशा करते हैं तो आप एक तरह से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं। आपका काम है कि आप सिर्फ शवाहिद इकट्ठा करें और आप नैब को भेज दें और एक मजबूत शवाहिद की बुनियाद पे नैब एक मजबूत मुकदमा बनाए। एग्जैक्टली ये काम होता है एहतसाब का। देखिए, जब आपका एहतसाब का अमल शुरू हुआ 99 से ही अगर हम ले लें तो जनरल अमजद पहले नैब के चेयरमैन थे। आप उनके पूरा कंडक्ट उठा लें और आज तक उठा लें, उन्होंने शायद इतने सालों में मुश्किल से 1 या 2 इंटरव्यूज़ दिए होंगे। वो जब तक नैब के चेयरमैन थे उस वक्त का पीरियड आप उठा लें, आपको मुश्किल से लगेगा कि कभी भी जनरल अमजद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई चीज़ें बताई हों। लेकिन उसके बाद जब ये चीज़ पॉलिटिसाइज होनी शुरू हुई तो इसको पब्लिक भी किया गया, लीक भी किया गया। और लीक करके होता क्या है, आप लीक करते हैं, जिसके खिलाफ लीक होती है उसके बाद फिर उससे बारगेन करते हैं। ठीक है, आप पूरा 2002 का कंडक्ट उठा लें, उससे पहले 99 से पहले चले जाएं, 97 जाएं, जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी उसकी बुनियादी गलती 97 बुनियादी गलती क्या थी कि उन्होंने सैफुर रहमान को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। सैफुर रहमान ने टारगेट किया मीडिया को, उन्होंने टारगेट किया उस वक्त की अपोजिशन को। पूरा एहतसाब का अमल धरा का धरा रह गया। सब चीज़ें जो है एग्जैक्टली यही चीज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वलीद इकबाल साहब के तहरीक इंसाफ एहतसाब का नारा कर आई थी, करप्शन को ख़त्म करने आई थी, और अब वो ख़ुद ही उसका जायज़ा लें कि उन्होंने अपने 2-2.5 साल में कितने हाई प्रोफाइल लोगों को सज़ाएं दिलवाई हैं उसमें। और ये असल काम ये होता है कि जब आप सज़ा दिलवा देते हैं और जब आप इसको पॉलिटिसाइज करते हैं तो उसका नुकसान सबसे बड़ा क्या होता है। और ये मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब आप नैब को पॉलिटिसाइज करते हैं तो नैब के जो अच्छे मुकदमात हैं जी, जो अच्छे केसेस हैं वो भी ख़राब होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर आप किसी को पकड़ लें, आप सही मुल्ज़िमान को पकड़ लें, लेकिन बीच में अगर आप कुछ गलत लोगों को भी उस मुकदमे में शामिल करते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि पूरा मुकदमा ख़त्म हो जाता है। उसका नुकसान ही होता है। तो इससे यही हो रहा है कि आप अगर शहजाद अकबर साहब बेहतरीन शवाहिद जमा करें, इन्वेस्टिगेशन करें और फिर नैब को भेज दें, जब नैब रेफरेंस फाइल कर दे तो फिर आप बिल्कुल मीडिया पर आए। मगर आप कह रहे हैं कि इसका फायदा नहीं, ना हुकूमत को फायदा है, ना सिस्टम को फायदा है, ना नैब के इदारे को फायदा है, किसी को इसका फायदा नहीं है। फिर हुकूमत ये कर क्यों रही है? फिर कारकर्दगी को छुपाना चाहती है क्या इन मामलों के पीछे, जो अपोजिशन कहती है? मैं नहीं कह रहा, अपोजिशन कहती है। ये सवाल रखेंगे अपने मौजूद मेहमानों के सामने एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। चेयरमैन नैब कह रहे हैं कि नैब की वाबस्तगी किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, बल्कि नैब सब के लिए कानून के मुताबिक ही फैसले करता है और इसका झुकाव किसी तरफ नहीं है। बहरहाल ये तमाम सूरत हाल जो हमने अभी डिस्कस की, हुकूमत को क्यों ये ज़रूरत महसूस होती है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है? कमर जमान कायरा साहब, बार बार ये कहा जाता है कि हुकूमत की पॉलिसीज़ जो हैं उनमें झोल मौजूद हैं और हुकूमत उनको छुपाने के लिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसे इशूज़ की तरफ आवाम को लगा के रखती है जिसका कोई हासिल हुसूल नहीं है। मगर सर, तवातुर के साथ वज़ीर आज़म अपनी पूरी टीम के साथ हर हफ्ते कौम के सामने आते हैं और अपना लाहे अमल बयान करते हैं, बताते हैं कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा तो नजर नहीं आता कि हुकूमत हाथ पे हाथ धरी बैठी है और कुछ कर नहीं रही? ये गुजारिश है, मैंने पहले अर्ज किया कि फाशिस्ट गवर्नमेंट का यही स्टाइल होता है। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस होती कोई नहीं है, कोई नहीं, और उसको वाहमों में डाला जाता है। हम एक ग्रोइंग समाज है, हमारे यहाँ बड़े जल्दी ओपिनियन बनते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। हम बहुत मफरूजों के ऊपर खड़े होकर अपने ओपिनियन फॉर्म करते हैं और उसके ऊपर पॉलिटिक्स की जाती है, लोगों की राय बदली जाती है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ अदवार में अथॉरिटेरियन रूल्स में भी ये किया गया, सियासत को बदनाम किया गया, सियासतदानों को बदनाम किया गया, मीडिया के कुछ अदवार में उनको बदनाम किया गया। तो ये तरीक़ाकार होते हैं। ये हुकूमत बुनियादी तौर पे अपनी परफॉर्मेंस के जरिए नहीं, बल्कि इस तरह के प्रोपेगेंडा टूल के जरिए वो पब्लिक ओपिनियन को अपोजिशन की जमातों और मीडिया के खिलाफ खड़ा रखना चाहती है, ताकि लोग इनकी कमजोरियों, केतरियों, गलत पॉलिसियों की तरफ तवज्जो न दें। ये कोरोना का इशू नहीं है। कोरोना के पहले इनकी इकोनॉमी बैठ गई थी, इकोनॉमी इनके हाथों से निकल रही थी, इनके फैसले साबित हो रहे थे। आप गौर करें, जितने वादे पीटीआई की हुकूमत करके आई थी
कोई एक वादा नहीं बता सकते आज तक, कोई एक वादा जो उन्होंने पूरा किया हो, कोई टारगेट अचीव किया हो, किसी एक को कन्विक्ट किया हो, जो पैसा बाहर होने के दावे थे वो वापस लेके आए हो। बल्कि उसके उल्ट आप देखें तो बेशुमार इश्यूज के ऊपर यू टर्न ले चुके बार बार, बल्कि उसके बाद तो तर्रा इम्तियाज बना दिया। खास तौर पे जब वजीर आजम साहब ने ये फरमाया कि जो बड़े लीडर होते हैं वो यू टर्न ले लेते हैं, और यू टर्न उनकी पॉलिसी का खासा है। इसके अलावा कोई पॉलिसी हो कि इन्होंने इकोनॉमी में कोई बेहतरी कर दी हो, इन्होंने इवन अकाउंटेबिलिटी जिसके नाम पे लोगों को चीट किया था, उसी के वो अगर किसी बंदे को कन्विक्ट किया होता, ये तो कहते थे ना हमारे पास सबूत है। शहजाद अकबर तो बड़े दावे करते थे ना कि मेरे पास तो सॉलिड एविडेंस है। वो सॉलिड एविडेंस जब अदालतों में गई है तो उस एविडेंस का क्या हुआ? अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एहतसाब की अदालतों ने क्या क्या रिमार्क्स पास नहीं किए नैब और नैब के रेफरेंसेस के ऊपर, इनकी कैपेसिटी के ऊपर, उनकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर। तो इस तरीके से ये मीडिया आप पर गौर करें, वजीर आजम साहब की काबीना छोटी है और उनके जो स्पोक्स पर्सन है या उनकी जो मीडिया टीम है उसकी तादाद बड़ी है। सोशल मीडिया, और अब तो बल्कि ये हो गया कि एक वजीर है, एक स्पेशल असिस्टेंट है, एक एडवाइजर है, पता नहीं कितनी बड़ी एक वजारत खड़ी की गई है। और उसमें अब तो पाकिस्तान के रिटायर्ड हमारे जनरल साहबान को भी शामिल किया गया कि उनकी एक्सपर्टीज ये है कि वो मीडिया हैंडल बड़ा अच्छा करते हैं, या ये जो इस सनत को या इस टूल को ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तो हैरानगी है, कुछ छुपी हुई बात तो है नहीं, ये तो गवर्नमेंट के बड़े खुले खुले दावे हैं, खुले खुले इनके ठीक। दलाल चौधरी साहब, अगर हुकूमत इस पर ज्यादा ध्यान देती है कि मीडिया में आके बात करे, एक नैरेटिव क्रिएट करे, और जैसे कि कायरा साहब कह रहे हैं कि काबीना छोटी है और तर्जुमानों की टीम बड़ी है, तो फी ज़माना ये अच्छी स्ट्रेटजी है हुकूमत की। हुकूमत मजबूती से अपनी जगह पे खड़ी है और जो उसे फैसले लेने हैं वो ले रही है, और अपोजिशन बेबस मालूम होती है, तो हुकूमत की स्ट्रेटजी उसके हिसाब से ठीक है। देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं या जो प्रोपोगंडा है वो लोगों का पेट तो नहीं भर रहा ना जी। वो बिजली गैस के बिल तो सस्ते नहीं हो रहे, महंगाई तो कम नहीं हो रही, कोरोना तो कंट्रोल नहीं हो रहा। भाई मेरे भाई, हुकूमत को ख़तरा है या नहीं ख़तरा है? पाकिस्तान की मईशत को भी ख़तरा है, पाकिस्तान के इस्तेकाम को भी ख़तरा है, और पाकिस्तान के गरीब आदमियों की ज़िंदगियां जो है या वो गुर्बत के जिस लेवल पर चले गए हैं उससे ज़्यादा क्या ख़तरात होंगे? अगर आज इसको वोट देने वाले, सपोर्ट करने वाले, इनको यहाँ तक पहुँचाने वाले आज भी इस रमज़ान में गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगेंगे और इस बात से तौबा नहीं करेंगे कि अवाम का जो मैंडेट है उसको ना छेड़ा जाए, और जो अवाम के वोट से आए उसे ही हुकूमत करनी दी जाए और इख्तियार दिया जाए, उसके अलावा पाकिस्तान को आगे ले जाने का कोई हल नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें ना लोगों का पेट भर रही हैं और ना आटा चीनी के स्कैंडल को छुपा सकती हैं, ना दवाइयों के स्कैंडल को छुपा सकती हैं, ना इनके जो बैड गवर्नेंस है उसको छुपा सकती हैं, ना बुजदार साहब की जो आला कारकर्दगी है उस पर पर्दा डाल सकती हैं, और ना ही वो BRT से लेकर, और आप देख लें कौन कौन सी मैं चीज़ें गिनवाऊं कि वो उन पर पर्दा डाल देंगी। सो ये प्रोपोगंडा ज़ाया है, ये वक्त ज़िया है। ये हाँ डंग टपाओ पॉलिसी हो सकती है कि लोग आज कोरोना का अपोजिशन सवाल कर रही है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, अपोजिशन लीडर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। हाँ, हम सवाल करते हैं कि स्कैंडल का क्या बना? एक तो कोरोना का वायरस है, दूसरा वायरस अपोजिशन की करप्शन है। देखिए, ये बात उनकी ठीक है, लेकिन करप्ट तो सारे PTI में चले गए थे, क्योंकि ऐसा माहौल बनाया गया कि जिस चीज़ को डर था, जिस चीज़ को पता था कि वो खड़ा नहीं हो सकता, जिसको पता था कि वो इस तरह के माहौल में किसी असूल पर खड़ा नहीं हो सकेगा, वो तो इनकी झोली में पड़ गया। कोई जनूबी पंजाब के लिए, कोई बलोचिस्तान की मोहब्बत में, कोई तब्दीली की मोहब्बत में। सो करप्ट अगर देखने हैं तो 70 साल से गोरों के साथ जो लोग थे, जिनके नाना दादा, जिनके चाचे मामे आज के दिन तक गवर्नर, वजीर आला, वजीर, वो इनकी कैबिनेट में 2 दर्जन से ज्यादा है। सो करप्ट ढूंढने हैं तो उधर ढूंढे, मैं कहां से शुरू करूं, कितनों के नाम लूं मैं? नाम आपका प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। पूरी की पूरी मुशर्रफ की टीम जो है वो आपने लाके बैठाई हुई है। आप हम तो कहते थे कि मुशर्रफ की प्रॉक्सी हैं, वो आप साबित कर रहे हैं, और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना
इससे अब मामला हल नहीं होंगे, गरीब को रोटी नहीं मिलेगी, कोरोना कंट्रोल नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं सर चलेगा। हुकूमत को भी कोई नुकसान नहीं है इससे? मेरे भाई, मैंने तो आपको बड़ा क्लियर बता दिया, अगर पाकिस्तान के नुकसान को कोई अपना नुकसान नहीं समझता है तो अल्लाह ही हाफिज है। फिर इस हुकूमत जितनी देर रहेगी ये पाकिस्तान का नुकसान है। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान का नुकसान है जितनी देर आप रहेंगे, और खैरा साहब ने एक बात कही कि एक भी वादा ऐसा नहीं है जो आपने किया था और अब तक आपने उसे पूरा किया हो, एक वादा भी कोई ऐसा नहीं है। नहीं, ये तो अपना देखने के लिए जो कहते हैं ना अंग्रेजी ज़बान में कि किस कलर की लेंस लगी होंगी, तो वो उस कलर से इनको नज़र आएगा। मैं आपको ये अर्ज़ कर देता हूँ कि वैसे आप देख लें, गैलप की जो सर्वे आई थी पाकिस्तान के करप्शन इंडेक्स के बारे में अभी कुछ 8-9 महीने पहले, उसने खासी दाद दी थी नैब को, और नैब के बारे में बताया था, और जो कि बिल्कुल आज़ाद इदारा है और उसको पहली दफ़ा काम करने दिया जा रहा है। ना उसको ये कहा हुआ है कि जी किसी को आप टारगेट करें, ना किसी को ये उस पर दबाव डाला हुआ है कि जी किसी को आप स्पेयर करें। वो जो उसकी नेकी बदी जो वो कर रहे हैं वो उनके खाते में है। अगर कोई उनको अच्छा काम है उनके खाते में है, अगर कोई उन पर तनकीद हो रही है उसका गवर्नमेंट से कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप देख लीजिए जनाब आली, प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को चाइना में तस्लीम किया था कि ये अदालती निज़ाम होता है, उसकी प्रोसेस होती है, उसमें टाइम लगता है, वो उसके आगे बेबस हैं। लेकिन उन्होंने कहा उनके बस में होता तो वो सीधा कर देते सारा कुछ, और वो अगर अदालतों का ये इसमें फॉर्मेलिटीज़ और ये सारी चीज़ ना होती। लेकिन अगर आप देखें कि ये जो शुगर के बारे में और गंदम के बारे में जो रिपोर्ट आई उसको पब्लिक किया, फिर आपने पिछले 4-5 दिन में देखा कि मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर और ये सब लोग जो है ये उसके सामने जो है पेश हुए जाके, और अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने ख्वाहिश की है कि वो आना चाहते हैं कानून के मुताबिक, उनको वहाँ पे कहा कि आएँ जी बताएं आपने क्या करना है। और आप ये भी देख लीजिएगा जिस तरह असद उमर साहब ने कहा है कि ये पहली दफ़ा होगी जब आप इसके बाद जब फोरेंसिक रिपोर्ट मुकम्मल होगी कि किस तरह से, और मैं आपको अल्लाह पे ईमान रखते हुए कहता हूँ किसी ने नहीं बख्शे जाना, कोई नहीं बख्शा जाएगा, वो गवर्नमेंट की साइड से हो, अपोजिशन में हो। बड़े जो करना करप्शन करने वाले लोग थे वो कितने लोग पकड़े गए? आपके सियासी मुखालफिन के अलावा किसके खिलाफ एहतसाब हुआ? आप तो एहतसाब किनारे पर आए थे ना, कहाँ हुआ आपका एहतसाब? भाई आप नैब के तर्जुमान से पूछें कि उन्होंने किसको पकड़ा है और किसको नहीं पकड़ा, और क्यों पकड़ा और क्यों नहीं पकड़ा। मैंने आपको अर्ज किया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस हद तक है कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के बारे में कोई इंकशाफ होता है, कोई इल्जाम, वो इल्जाम ही है उस वक्त तक जब तक वो साबित नहीं होता, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना फर्ज बनता है कि मंजर आम पे वो बात लाई जाएगी। कानूनदान आप ये समझते हैं कि इल्जाम को पब्लिक कर देना चाहिए और एक अथॉरिटी के साथ कर देना चाहिए? देखें जी, दस्तावेज जो कहती है वो सबके सामने है, वो तो नहीं झूठ बोलती। ये दस्तावेजात हैं, ये टीटीज हुई, इन नामों पे हुई, इस दिन हुई, ये बैंक ट्रांसफर्स हैं। यस, अगर वो मंसूब की जाती हैं कि जी वो मियाँ शहबाज शरीफ या उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ हुई, कल को वो नहीं साबित होती तो वो कल की बात है। आज तो यही वो सामने जो है वो आ रहा है, और यस क्योंकि वो रोज जवाब देते हैं, उन्हें कहा है कि आए जी आप जवाब दें अगर आप देना चाहते हैं इसके ऊपर। और यही चीज जो थी ये ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक मुख्तसर से ब्रेक। वेलकम बैक। अब सवाल मुझे मजहर अब्बास साहब से करना है, लेकिन तलाल चौधरी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। सर क्विकली आप ऐड कर लें ताकि फिर मैं सवाल करूँ। देखिए, अभी सेनेटर साहब कह रहे थे कि ये तारीख की बड़ी अहम, बड़ी साफ़ सुथरी इंक्वायरी है, और असद उमर साहब ने फरमाया है कि वज़ीर आज़म इस कमीशन को जवाबदेह नहीं है। यानी जिस आदमी ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, जिस आदमी की इजाज़त की वजह से ये सब कुछ, ये प्राइस हाइक हुई, अगर वो जवाबदेह नहीं है, और इनका तो स्टैंडर्ड ये था कि अपने नीचे इंक्वायरी साफ शफाफ हो ही नहीं सकती, तो वज़ीर आज़म के नीचे FIA और बड़ी साफ शफाफ इंक्वायरी हो सकती। और दूसरा इनका स्टैंडर्ड ये था कि कम अज़ कम ओहदे से अलहदा होकर तफ्तीश में शामिल होना चाहिए। अब सारे स्टैंडर्ड बदल गए हैं और अब कहते हैं हम जवाबदेही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत में आने से पहले स्टैंडर्ड्स कुछ और थे, अब इनका हुकूमत करने के स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं। ठीक सर, बिल्कुल आपकी बात पहुंच गई। मसर अब्बास साहब, दूसरा हफ्ता है, शेख रशीद साहब मुसलसल कह रहे हैं कि ईद के बाद विकेट के दोनों तरफ गिरफ्तारियां होंगी, हुकूमत से भी होंगी, अपोजिशन से भी होगी। क्या नजर आ रहा है आपको? फोर्स ही क्या कर रहे हैं आप, किस तरफ मामला जा रही हैं? देखिए, मैं शेख रशीद साहब तो हूँ नहीं ना, मैं शेख रशीद साहब की तरह मेरे राब्ते हैं, जो होगा वो सामने आ जाएगा। एक चीज़ बिल्कुल समझनी चाहिए कि
इमरान खान अपने क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस यूज़ करके वो बुनियादी तौर पे अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस की तरफ जाते हैं। वो जब भी ये देखते हैं कि पीटीआई किसी मुश्किल में है, गवर्नमेंट किसी मुश्किल में पड़ती है, तो वो एक काउंटर अटैक करते हैं और वो इसमें कामयाब हैं। वो अपना जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक करप्शन का परसेप्शन है, उसको उसको कंसिस्टेंटली जो है वो हैमर कर रहे हैं उस चीज़ को। और वो अपने तय ये चाहते हैं कि इनके जो फ्रंट लाइन लीडर्स हैं उनको सज़ाएँ हों, और अगर उनको सज़ाएँ होती हैं तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे चल के बहुत ज़्यादा। तो ये इमरान खान की स्ट्रैटेजी है जिसमें मुझे वो कामयाब नज़र आते हैं। आप देख लें कि इस कोरोना क्राइसिस के अंदर भी आप देख लें कि शुरू में जो पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाने लगा था, अप्रिसिएशन हो रही थी, तो उसका जो काउंटर अटैक आया तो पीपल्स पार्टी डिफेंसिव पे चली गई, सिंध गवर्नमेंट डिफेंसिव पे चली गई। लेकिन वैसे तो अगर आप कल देखें तो कल पूरे पाकिस्तान में रियासत की रिट हमें कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसमें कहीं जो SOPs थे वो कहीं फॉलो नहीं हो रहे थे किसी भी तरीके से, और लॉकडाउन तो वैसे ही ख़त्म हो गया है वो चीज़ें। लेकिन ये तो एक टेम्पररी फेज़ है, शायद इस साल के आखिर तक। अब हमें यही बात मैंने तलाल चौधरी साहब से भी की थी कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, हुकूमत तो बिल्कुल सेफ जोन में अपनी स्ट्रेटजी के साथ, मगर वो कह रहे हैं कि मुल्क को खतरा है इससे। मसूद, असल चीज़ क्या है मुझे बताएं कि ये सेशन जो है ये ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पे कॉल हुआ था। मुझे बताएं कि ऑपोजिशन कौन सा एक जॉइंट स्टेटमेंट लेकर आई, कोई एक जॉइंट स्ट्रेटजी लेकर आई, सिवाय तकारीर के कोई एक जॉइंट स्टेटमेंट ऑपोजिशन का बता दें कि उन्होंने तजावीज़ की बुनियाद पर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया हो। आप जब इजलास बुलाते हैं, इजलास रिक्वेजिट करते हैं, तो फिर आपकी कोई स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए उसके लिए। गवर्नमेंट उसको माने ना माने, लेकिन ऑपोजिशन अगर कोई एक लाएमल पेश करती और जॉइंटली पेश करती तो उसका इम्पैक्ट दूसरा होता। वरना क्या हुआ है, ये जो भी सेशन हुआ है इसका आप बताएं कि इसका क्या असर हुआ है, ठीक है। लोगों में क्या पूछता हूं सर, जो है वो तब्दीली आई है लोगों के अंदर। मैं कैरा साहब से पूछता हूँ। कैरा साहब, इल्ज़ाम ये है कि आप जब कहते हैं कि हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है, तो कोई पॉलिसी अपोजिशन के पास भी नहीं है। इजलास ख़त्म हो गया, एक जॉइंट आपका स्टेटमेंट भी नहीं आ सका अपोजिशन का। अब देखिए, गुजारिश ये है कि अपोजिशन कोई यूनाइटेड अपोजिशन है नहीं। किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर हमने इलेक्शन नहीं लड़े, सब जमातें अपने अपने नुक्ता नजर के साथ हैं और इकट्ठी भी होती हैं और नहीं भी होती हैं। सो जॉइंट तो मेरा ख्याल है किसी अपोजिशन की तरफ से कोई इक़दाम आ जाना, तजावीज़ आ जाना बड़ा अच्छा होता, मदद वाली बात अगर होता तो। लेकिन अपोजिशन की हद तक उनकी तकारीर के अंदर, मतलब बिलावल साहब ने तकारीर की, हमारे बाकी मेंबरान ने की, जहाँ पे एतराज़ात उठाए गए, कुछ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया, वहाँ पे हमने जो कदम उठाने चाहिए उन इक़दाम का भी अपने अपने तय जिक्र किया कि हम समझते हैं कि ये हमारे इक़दाम दुरुस्त हैं। और पीपल्स पार्टी तो जिन मामलात को दुरुस्त समझती थी और बेहतर फैसले समझती थी, वो फैसले हमने सिंध गवर्नमेंट में लिए। उन फैसलों की बुनियाद पे हमने अपना काम किया और हमने NCOC में भी, मीडिया में भी, बाकी जगहों पे भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भी अपना नुक्ता नजर दिया। लेकिन हुकूमत का भी तो काम था, वजीर आजम तशरीफ ले आते, वो वजीर सेहत भी हैं और वो आगे कोई बात सुन लेते। और अगर हम कह रहे हैं कि जी इस पे लोगों का रवैया गैर जिम्मेदाराना होगा और हुकूमत ने जो लॉकडाउन इजी कर दिया, ट्रांसपोर्ट खोलने की बात कर ली, ये और मुश्किलात पैदा करेगा। तो इसके लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए। वो पॉलिसी तब आ सकती थी कि अगर कौमी क़यादत को APCs की सूरत में, जिस तरह माजी के अखबार में बड़े चैलेंजेस में, वो APS का सानिया हो, वो उसामा बिन लादेन का इशू हो, वो वजीरिस्तान ऑपरेशन हो, वो सवात ऑपरेशन हो, वो फ्लड्स के इशू हो, तो APCs उस वक्त की हुकूमतों ने बुलाई, वजीर आजमों ने बुलाई, और उस पर जब सारी कौमी क़यादत इकट्ठे होकर एक नुक्ता नजर देती है तो कौम उसको और तरह रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन ये बदकिस्मती से हुकूमत उसमें शामिल ही नहीं हुई। नहीं, वो तो इमरान खान साहब कहते हैं ऐसा करेंगे तो हमें नुकसान होगा, लोग हमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि लोगों में अपोजिशन का तासुर है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। देखिए, तो इनके साथ बैठना ही नहीं है। यही प्रिसाइसली मैं कह रहा हूँ कि अगर वजीर आजम का रवैया ये है कि मैं अपोजिशन के साथ अगर मिल गया, बैठा, बात की, उनकी बात सुनी, तो
उसके बाद मेरा अपना इमेज खराब हो जाएगा, पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल खराब हो जाएगी। ये रवैया अगर हो तो आप खुद फरमाइए क्या कोई बेहतरी हो सकती है? उस हुकूमत को किसी मशवरे की जरूरत है। और जो बंदा इस मेंटल स्टेट में चला जाए कि मैं जो कह रहा हूँ वो दुरुस्त है, मैं जो कर रहा हूँ वो जो दुरुस्त है, मैं जो सुन रहा हूँ वो दुरुस्त है, क्योंकि सिर्फ मैं दुरुस्त कर रहा हूँ, बाकी अपोजिशन भी गलत है, मीडिया भी गलत है, बाकी अदालतें भी गलत है और सारे गलत हैं। तो ये जो एक कैफियत होती है साइकोलॉजी में, ये किसी फर्द की हो जाए, किसी जमात की हो जाए, ये बड़ी खतरनाक होती है। अल्लाह इससे महफूज रखे इस मुल्क को। ठीक है। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जिस कैफियत में आप हुकूमत कर रहे हैं, अब इल्ज़ाम ये है कि आप लोग जमहूरियत को कमज़ोर कर रहे हैं। बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है जी। देखें, ऑपोजिशन ने कॉल की, ये मैं इस बात पे मज़हर अब्बास साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि ऑपोजिशन ने कॉल की ये अपना नेशनल असेंबली की भी सेशन और सेनेट की भी, चलें बहरहाल नेशनल असेंबली वाली पे तो बाद में विड्रॉ कर लिया और गवर्नमेंट ने कॉल कर ली। गवर्नमेंट के पास पूरी स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई। हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी इस किस्म के दबाव के अंदर नहीं है कि वो कोलैप्स करने के ऊपर हो, जिस तरह कहीं ज्यादा हमसे डेवलप्ड कंट्रीज में हो गया है। अपना 80-85 लोग वेंटिलेटर पे हैं, 165 लोग ऑक्सीजन पे हैं, 5000 लोग जेरे इलाज हैं और बाकी आइडल कैपेसिटी है हमारे हेल्थ के निजाम में। कुछ अपनी जगह, लेकिन सवाल अपनी जगह ये मौजूद है कि आप अपोजिशन से नहीं मिलते, पार्लियामान को उस तरह से नहीं चलाते जिस तरह से माजी में पार्लियामान चलता रहा है। पार्लियामानी नॉर्म्स जो रहे उसके मुताबिक आप सियासी प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा रहे, लिहाजा ये मुल्क की जमहूरियत के लिए, सियासी निज़ाम के लिए अपोजिशन ये समझती है कि ये खतरा है। एक ब्रेक के बाद इस पर तलाल चौधरी साहब आपसे बात करता हूँ। बस आप फरमा रहे हैं कि पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दे रहे इमरान खान साहब। ठीक है तलाल चौधरी साहब, पार्लियामेंट को भी अहमियत नहीं दे रहे, अपोजिशन को भी अहमियत नहीं दे रहे, अपने फैसले भी कर रहे हैं, अपनी जगह मजबूती से खड़े भी हैं, उनकी हुकूमत को कोई खतरा भी नहीं है। अब अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, एक तो अभी वलीद इकबाल साहब कह रहे थे कि बहुत अच्छी जमहूरियत चल रही है, बड़ी जमहूरी सोच है। एक सबसे बुनियादी रुकन उसकी जो है वो पार्लियामेंट में उसके 130 दिन पूरे करने होते हैं एक साल में। ये पहला साल होगा पार्लिमानी कई पिछले गुज़श्ता सालों में जब 130 दिन पूरे नहीं हुए। यानी सबसे आसान काम ये होता है कि अपोजिशन की चंद तकारीर और सवालात सुन लिए जाएं। जिस हुकूमत में इतनी आमरीत पसंदी हो कि वो सवाल भी सुनना पसंद ना करे, जवाब देना तो दूर की बात। वो खान साहब फरमाया करते थे मैं साइकिल पर पार्लियामेंट आया करूंगा और हर हफ्ते जवाब दूंगा। हमें ना साइकिल मिली ना वो पार्लियामेंट तशरीफ लेकर आए कभी। तो जो हुकूमत अपने आप को जवाबदेही पार्लियामेंट में ना समझे और पार्लियामेंट को अहमियत इस कदर दे कि उसके वो जो दिन है वो भी पूरे नहीं कर सकी, तो उसकी बाकी आप सोच से खुद अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती से अपोजिशन को दबा के, अपनी मुखालफ आवाज़ों को दबाकर पकड़ दकड़ कर वो अपनी हुकूमत और अपना टाइम पूरा करना चाहते हैं। मगर इससे पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे, लोगों की गुर्बत दूर नहीं होगी, लोगों की महंगाई कम नहीं होगी, कोरोना टैकल नहीं होगा, नालायकी और नाअहली इनकी छुप नहीं सकेगी। ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब तलाल चौधरी साहब, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, कमर जमान कायरा साहब, जनाब मज़हर अब्बास साहब। गुफ्तगू आपने सुनी। आखिर में इतना ही कि कोरोना के हवाले से एहतियात कीजिए और जो गाइडलाइंस हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अमल कीजिए। ख़ुद भी महफूज रहिए, दूसरों को भी महफूज रखिए। अल्लाह हाफिज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.